दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। अगर आप सत्ताधारी पार्टी के साथ नहीं हैं और आपने कोई छोटा मोटा जुर्म कर दिया तो वो सत्ताधारी पार्टी की नज़र में बहुत बड़ा जुर्म साबित होता है। लेकिन अगर आप सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं और आप अगर गंभीर से गंभीर अपराध कर दें तो आपको जमानत मिल जाती है। वाराणसी का केस तो आपको याद ही होगा। बीएचयू में किस तरीके से बीजेपी आईटी सेल के 3 लड़कों ने एक लड़की के साथ हैवानियत की थी, वो देश अभी तक भूला नहीं है। उन लड़कों को जमानत मिल गई है। बीएचयू के वो तीनों अपराधी खुलेआम अब घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, आजाद हो चुके हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद पिछले 4 सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। जुर्म जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जुर्म इतना छोटा और सजा इतनी बड़ी, मुकदमे हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। चंद्रशेखर को अचानक मुजफ्फरपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। इन तस्वीरों को आप देखिए, या आप तस्वीरें देख सकते हैं। अपने वकील, अपने अधिवक्ता के साथ चंद्रशेखर आजाद 14 आरोपी जो थे उनके साथ एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए हैं। जो चंद्रशेखर आजाद के वकील हैं, बचाव पक्ष के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनका नाम रजनीश गौतम है। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के लिए कोर्ट में पैरवी की है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चंद्रशेखर आजाद को अचानक कोर्ट में हाजिर क्यों होना पड़ा। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको पूरा मामला समझा देना चाहता हूं। पूरा मामला 6 अप्रैल 2021 का है, जब शहर कोतवाली में तैनात एक एसआई प्रवेश शर्मा ने 6 अप्रैल 2021 को आचार संहिता उल्लंघन और कोविड अधिनियम की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोहाना टोल पर इकट्ठा हुए थे। उनके सभी साथी बहेड़ी गांव की तरफ चले गए। इस दौरान पुलिस को सभा की अनुमति नहीं दिखाई गई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से चंद्रशेखर आजाद समेत 16 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। पिछली तारीख पर आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद पेश नहीं हुए थे तो कोर्ट ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद समेत 14 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। तो ना सिर्फ चंद्रशेखर आजाद बल्कि उनके साथ 14 लोग और भी कोर्ट में पेश हुए, जैसे कि एक नाम है अजय गौतम, दूसरा राहुल, जगदीश पाल समेत 14 आरोपी कोर्ट में पेश हुए हैं। और कोर्ट ने प्रार्थना पत्र पर सभी के वारंट रिकॉल कर दिए हैं। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 29 मार्च को फिर से होगी। यानी चंद्रशेखर आजाद की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक छोटे से केस में किस तरीके से उलझाया गया है, किस तरीके से फंसाया गया है, ये केस अपने आप में सोचा जाए तो हैरान कर देने वाला है। कोर्ट में पेश होने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वैचारिक लड़ाई के चलते मुकदमे वापस नहीं हुए। चंद्रशेखर ने कहा कि कोरोना काल में दर्ज हुए ज्यादातर मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वापस लिए गए, लेकिन सरकार के वैचारिक लड़ाई के चलते उन पर मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। उस समय के मुकदमे में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए, जिससे रिकॉल कराने के लिए वह कोर्ट में पेश होने के लिए आए थे। और क्या कुछ कहा चंद्रशेखर ने, आइए आपको सुनाते हैं। किस मामले में आज आपकी तारीख? देखिए, मैं ये समझता हूँ कोरोना काल में जो मुकदमे दर्ज हुए वो सारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे सरकार ने कहा कि लेकिन क्योंकि हम लोग वैचारिक तौर पे सरकार से लड़ रहे हैं, केंद्र की सरकार के विचार के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ और राज्य सरकार की भी गलत नीतियों के खिलाफ, इसलिए हमारे मुकदमे वापस नहीं लिए। तो उसी मुकदमे में यहाँ जो साथी मेरे साथ थे, जबकि ये पूरा फर्जी मुकदमा है, झूठा मुकदमा है, उसमें वारंट हुए। उसी वारंट पे उसको रिकॉल कराने के लिए यहाँ
आज आपके बीच। तो सुना आपने, चंद्रशेखर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि हम वैचारिक लड़ाई जिस तरीके से लड़ रहे हैं, इसलिए सरकार हमें मुकदमों में उलझाना चाहती है, फंसाना चाहती है, जिससे हम वैचारिक लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो ना लड़ पाएं। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने जो सीओ, संभल के सीओ अनुज चौधरी हैं, उनको लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अनुज चौधरी हमारे इलाके के रहने वाले हैं। चंद्रशेखर ने सीओ अनुज चौधरी को नसीहत देते हुए कहा है कि अनुज चौधरी ऐसे बयानों से बचें, क्योंकि सरकार उनका गलत इस्तेमाल कर रही है। कहीं ऐसा ना हो वो सरकार की राजनीतिक साजिश का शिकार हो जाएं। साथ ही साथ चंद्रशेखर से जमीयत उलेमाए हिंद के प्रोग्राम को लेकर, जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, वक्फ बिल को लेकर, उस पर सवाल पूछा गया। तमाम मुद्दों पर सवाल पूछा गया और तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बातचीत की है। चंद्रशेखर ने तमाम मुद्दों पर किस तरीके से खुलकर अपनी राय रखी है, देखिए जरा। हाँ, आज मेरी तारीख ना होती तो अभी उनके बीच में होता। जब यहाँ से जाऊंगा तो उनके धरने में शामिल होकर अपनी सहमति और अपना समर्थन उनको दूंगा, क्योंकि जिसके हक पर डाका पड़ेगा वो अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और जिस तरह से अल्पसंख्यकों के हितों के पे हमले हो रहे हैं, जैनों के, सिखों के, बौद्धिस्टों के, ईसाइयों के, मुसलमानों के, ऐसे समय में उनकी नजर है कि कौन उनके साथ खड़ा होता है, और हम हर कमजोर के साथ, जिसको परेशान किया जा रहा है सरकार द्वारा, उसके साथ खड़े हैं। सीओ अनुज चौधरी के बयान पर आपने कहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो एक अलग अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है, बीजेपी की चाल है। मैं आज स्पष्ट कर रहा हूँ, अनुज हमारे क्षेत्र के हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि वो किसी सरकार की राजनीतिक साजिश के शिकार ना हो जाए। वो किसान परिवार से आते हैं। जिस दिन सरकार का मतलब निकल जाएगा, वो दूध में से मक्के की तरह निकाल के उनको फेंकेंगे, और वो जनता की नजरों में वो पार्टी बन जाएंगे। और दूसरी सरकारें जब बदलेंगी तो वो सरकार तो बदल जाएगी। तो नेता जो उनसे इस तरह के बयान, इनके बयान को जो इस तरह से जो है बढ़ावा दे रहे हैं, वो तो हट जाएंगे, कुर्सियों से दूसरे आ जाएंगे। तो वो उनके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई ना करे, इसलिए क्योंकि उनके पिता ने भी चिंता जाहिर की है कि उनको कोई नुकसान हो सकता है। हालांकि वो तो खुद सुरक्षा कर रहे हैं वहां लोगों की, लेकिन मैं फिर ये स्पष्ट कहूंगा कि मैं समझता हूं कि उनको समय रहते जो है नजर रखना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं जाने अनजाने में उसका फायदा सरकार को हो। आपने सदन में कहा है कि ईद को लेकर के सरकार और धर्म के आयोजनों के लिए पैसा खर्च करती है। ईद आ रही है, हम देखेंगे कितना खर्च। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल आपने रखा। ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, और भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो जिस तरह से अब ईद का त्योहार आ रहा है, अभी जगतगुरु सदगुरु रविदास महाराज जी की जयंती की, उसमें तो कोई मदद नहीं की। उसमें तो छुट्टी भी घोषित जो है मेरे लड़ने के बाद रात में की 6 साढ़े 6 बजे। तो उसपे तो कोई मदद, उस तरह कोई सहयोग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए नहीं किया। तो मैंने मांग की है कि ईद पे हम देखेंगे कि सरकार जो है इतने बड़े समाज के धार्मिक आस्था के पर्व पे क्या जो है बजट देगी। उसके बाद क्रिश्चियंस के त्योहार आएंगे, जैन समाज के त्योहार आएंगे, सिख समाज के त्योहार आएंगे। जो त्योहार आएंगे हम ध्यान रखेंगे कि बजट का कितना पैसा किस त्योहार पर खर्च हो रहा है, क्या यहाँ सभी धर्मों का सम्मान हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं मुजफ्फरनगर के लिए एक बात कह दूं कि बुढ़ाना में एक घटना हुई थी, आपको याद है, और आज मुझे जानकारी मिली, सैकड़ों लोग आए हुए कि साहब हमारे ऊपर मुकदमे वापस लेने का पुलिस दबाव बना है। मैं पुलिस के अधिकारियों को कहूंगा कि ये व्यवहार उनका अच्छा नहीं। अगर वो इस तरह से लोगों को डराने का काम करेंगे तो फिर उनके खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन हम लोगों को जो है करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी डराने का, धमकाने का, जोर जबरदस्ती करने का अधिकार संविधान किसी को नहीं है। काशी और राम जी के जन्म दिवस पर बहन जी ने मांग की जाति जनगणना हो, नहीं होनी चाहिए जातिगत जनगणना। और मैं तो माननीय काशी राम साहब को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि वो रहबरों के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। ऐसी मैं जो है मांग करता हूँ आजकल। आपको लगता है कि सरकार देगी? जैसे नहीं देगी तो जब हमारे आ जाएगी हम देंगे। औरंगजेब की खबर को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है इस वक्त। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो आप तो यहाँ उत्तर प्रदेश की न्यूज कवर कर रहे हो। अब जब महाराष्ट्र जाऊंगा तो उनका जवाब चंद्रशेखर जी, गन्ने पर इस बार मूल्य नहीं बढ़ा, लेकिन मैंने अभी आपके पार्लियामेंट में उठाया, आपको पता नहीं पता है, मैंने बिजली का बिल माफ किया जाए, खाद जो है उस पे जो है सब्सिडी और बढ़ाई जाए, यूरिया में के उसमें जो यूरिया का वितरण है उसमें पारदर्शिता हो, सबको मिले, और गन्ने के मूल्य में वृद्धि और 14 दिन के अंदर मिले। और किसानों को जो है जो 6,000 रुपए
सम्मान निधि मिलती है उसको बढ़ा के 24,000 रुपए की, ये मैंने मांग उठाई है पार्लियामेंट में। आखिरी सवाल है, किस तरह की तैयारी चल रही है अब? तो अभी जिला पंचायत देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा। आखिरी सवाल है, बीजेपी के एक विधायक ने कहा है कि मुसलमानों के लिए इलाज के लिए अलग बोर्ड बना दो। जयंत चौधरी ने उसका विरोध करके कहा है कि मोहतरमा इलाज की जरूरत है। अब आप देख लो, जो लोग सरकार में शामिल है वो भी गलत चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो मेरे जैसा संविधान को मानने वाला व्यक्ति तो यही कहेगा कि ये सरकार में बैठे लोग जिस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि उनकी सरकार, उनके प्रदेश की सरकार प्रदेश को किस ओर ले जाना चाहती है। ऐसे सारे अधिकार सारे कर दी गई है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? और अगर आपको याद हो, उस पत्रकार की मांग पार्लियामेंट, उसकी आवाज मैंने पार्लियामेंट में भी और एक्स के माध्यम से भी उठाई, और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उनको भी, वकीलों को भी और इनको भी जो है कानून बना के इसका लाभ देना चाहिए कि वो जिस धर्म को निभा रहे हैं बाद में उनके। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ जातिगत जनगणना का समर्थन किया, कांशी राम जी को भारत रत्न देने की मांग की है और साफ तौर से कह दिया है कि ये जो मुकदमा है बहुत छोटा है, मामला बहुत छोटा है, फिर भी सरकार हमें परेशान कर रही है। अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है 29 मार्च को फिर से होगी। देखते हैं 29 मार्च को क्या कुछ होता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि वाकई वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद को सज़ा मिल रही है? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।